सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, यहां पे हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके राजन सीरीज के नए संस्करण 2024 के, उसके सभी प्रश्नों को यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूँ और जिसमें मैंने आपके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिए हैं और उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम देख रहे हैं। तो पिछले दो पार्ट में हमने आपके प्रश्न संख्या 41 तक देख लिया है और ये आपका तीसरा पार्ट है। इसमें हम प्रश्न संख्या 42 से देखने वाले हैं और इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का लिंक दिया गया है और सभी विषयों का वह प्लेलिस्ट का लिंक है। जब प्लेलिस्ट जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका, उसके आगे फर्स्ट सब्जेक्ट का नाम और उसका लिंक, उस लिंक पे आप ब्लू कलर पे क्लिक करेंगे तो आपको उस फर्स्ट सब्जेक्ट का आपका सभी जो है वीडियो देखने को मिल जाएगा और ये पहले क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी, पहले क्लास देखने को मिल जाएगा आपको, फिर उसके बाद राजन सीरीज, फिर पवन सीरीज, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मास्टर क्लास, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। एक एक लाइन से सभी सब्जेक्ट का इसी तरीके से आपको दिया गया है। ठीक है, तो मैथ की क्लास देखने के लिए आपको क्या करना है, मैथ के सामने जो लिंक है उस पर क्लिक करना है और बहुत ही अच्छे से आप सभी क्लासेस को देख पाएंगे। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने कराया है, पिछले वर्षों का भी राजन पवन सीरीज मैंने सॉल्व कराया है। तो किसी के पास अगर पुराना संस्करण है तो वह पिछले वर्षों का भी देख सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम प्रश्न संख्या 42 से। देखिए, यदि 9x 12 16 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कमेंट करके बताइए x का मान कितना होगा। आपको इस तरीके के मैंने बहुत सारे प्रश्न करा दिए, अब इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, वैसे कुछ है भी नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, जब भी चार संख्याएं इस तरीके से समानुपात में होती हैं तो जो बाह्य पदों का गुणा होता है वह मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है। यानी कि मध्य पदों के गुणा को बराबर लिख सकते हैं बाह्य पदों के गुणा के, तो हो जाएगा x गुणे 12 बराबर 9 गुणे 16 और x बराबर हो जाएगा 9 गुणे 16 और बटे 12। अब देखिए, इसको 3 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। फिर ऊपर नीचे 4 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा और x का जो मान आ जाएगा 3 गुणे 4 यानी कि नीचे बचा 1, तो हो जाएगा 12 बटे 1 यानी कि 12, यानी कि x का मान कितना आ गया, यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई वह 12 आ गई। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड करना मैंने आपको बहुत ही आसानी तरीके से बताया हुआ है, किस तरीके से आपको गुणनखंड करना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो भी एक्सप्रेशन दिया है इसको आप कंपेयर कर लीजिए, ax प्लस bx प्लस c से, इस तरीके से इसको आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक a है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। तो a का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 1 और इसी तरीके से b का मान 3 हो जाएगा। c का मान देखिए कितना होगा, ये चिन्ह भी मायने रखता है तो -10। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं a इंटू सी, a का गुणा c में यानी कि 1 का गुणा -10 में, तो -10 वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद b का जो मान है 3, इसको इस तरीके से हमको करना है, इस तरीके से इसको दो पदों में तोड़ना है कि गुणा करने पे -10 आ जाए और जोड़ने पे 3 ही आए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो -10 लाना है यानी कि हमको एक पद जो है वह नेगेटिव रखना पड़ेगा, यानी कि और दोनों का गुणा जो है वह 10 आना चाहिए। अब 10 कैसे आता है, देखिए 5 दूनी 10 होता है और इसमें से एक नेगेटिव हम पद रखेंगे और ओवरऑल हमारा पॉजिटिव में आना चाहिए, तो छोटे पद को हम नेगेटिव में रख देंगे, यानी 5 और -2 में अगर हम तोड़ लेते हैं तो हमारा जो ये हो जाएगा गुणनखंड आसानी से हो जाएगा। यानी कि ये 5 और -2 जब मिला हमको तो ये जो हमारा 3x है इसको हम लिख देंगे 5x माइनस 2x और -10। अब देखिए ये 4 पद में हो गया, यहाँ 3 पद में था, अब 4 पद में हो गया। अब दो दो पदों का हम पेयर बना लेते हैं जिसमें चीजें कॉमन मिल रही होंगी। जैसे यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है और यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ x कॉमन लेंगे तो x धन 5 बचेगा
वह -2 कॉमन लेंगे तो x धन 5 बचेगा। अब इसके बाद x धन 5 ये हो गया और x -2 ये हो गया। ठीक है, तो ये x धन 5 दोनों जगह था तो हमने कॉमन ले लिया और इसके बाद बचा क्या, x और -2 ये अलग ब्रैकेट में हो गया, तो यही गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो इसका गुणनखंड जो हो जाएगा x + 5 और अगले ब्रैकेट में x -2। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 44। 6.0 यानी कि 6 मीटर लंबाई, 2.5 मीटर ऊंचाई एवं 15 सेंटीमीटर मोटाई वाली दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। अब दीवार का आयतन यहाँ पे आपको निकालना है, तो सिंपली वही जो घनाभ का आयतन होता है उसी के फॉर्मूले से आप निकाल लोगे। जो दीवार का आयतन हो जाएगा, लिखेंगे आप दीवार का आयतन, वह बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हो जाएगा। ठीक, अब लंबाई कितनी है, 6 मीटर, ऊंचाई है 2.5 मीटर और इसको जो मोटाई है उसको चौड़ाई की जगह रख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चौड़ाई की जगह क्या आ जाएगा, मोटाई। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, सब कुछ मीटर में, दो संख्याएं मीटर में दी गई हैं, 2 मान और 1 सेंटीमीटर में, तो हम मोटाई जो है उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, 15 सेंटीमीटर में 100 से भाग दीजिए, मीटर में हो जाएगा 0.15 मीटर, ये हो गया। अब लंबाई देखिए यह है 6 और गुणे चौड़ाई जो हो गई वह आपकी मोटाई के बराबर है, चौड़ाई कहिए या मोटाई कहिए बात एक ही है, और गुणे ऊंचाई आपका है 2.5। ठीक, अब देखिए 6 का गुणा होगा 2.5 में तो कितना हो जाएगा, 6 × 25 30, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 15.0 हो गया और ये 0.15 हो गया। अब देखिए 15 का गुणा 15 में कर दीजिए। ठीक है, ये 15 है और ये 0.15 है, तो अब 15 का गुणा 15 में अगर करते हैं, 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है, और यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव लगा हुआ है तो 2 स्थान पे दशमलव लगा दीजिए, यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा, 2.25 और ये मान आएगा घन मीटर या मीटर क्यूब लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो इस तरीके से इस दीवार का जो आयतन आ जाएगा 2.25 मीटर क्यूब आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45 है, 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। अब लिखा है 9 सही 4/5 और बोला कि किस संख्या से हम इसमें गुणा कर दें कि यह मान 42 के बराबर हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि संख्या वह जो है वह x है, x से गुणा, या अगर आप यहीं पे कुछ नहीं a मानना चाहते हैं, कैपिटल A मान लीजिए, B मान लीजिए, कुछ भी, तो यहाँ पे मैंने a मान लिया। अब देखिए 9 सही 4/5, इसको आप भिन्न के रूप में लिखिए तो 5 9 45 और 4 49/5 गुणे a बराबर 42 के है। अब इसके बाद a बराबर अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे बटे में 5 है, उधर जाएगा गुणे में अंश में हो जाएगा, और इधर अंश में 49 है, गुणे के रूप में इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। देखिए 7 7 49 और 7 6 42, ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6 25 30 और 7 30/7, या इसी को कितना लिख सकते हैं, 7 चौक 28 के 4 बचा 2/7, 4 सही 2/7। तो इस तरीके से अगर हम 4 सही 2/7 का गुणा इसमें कर दें तो हमको जो मान मिल जाएगा वह मान मिल जाएगा 42। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे ये आप मान दे दीजिए चाहे ये, दोनों ही सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 46 है, बैंक में किस प्रकार के खाते में जमा धनराशि पे ब्याज नहीं मिलता है। तो बैंक में चालू चालू खाता जो होता है उस पे ब्याज नहीं मिलता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं करेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका जो करंट अकाउंट होता है उस पे आपको ब्याज नहीं मिलता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 47 है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों के राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले जाते हों तो वह सामग्री कितने दिन चलेगी। अब
एक छात्रावास में आज के डेट में 300 छात्र रह रहे हैं, ठीक है, और उनके 15 दिनों के खाने के लिए जो सामग्री है, जो राशन है, वह उपलब्ध है। लेकिन क्या हुआ कि आज छुट्टी हो गई, अवकाश हो गया, तो उसके कारण से 200 छात्र जो है वह घर चले गए। ठीक, तो अब पूछ रहा है कि सामग्री जो है वह कितने दिनों तक चलेगी। तो एक तरफ आप तो पहले लिख दीजिए छात्र, छात्रों की संख्या लिखिए, और दूसरे तरफ आप लिखिए दिन। एक तरफ छात्र लिख दीजिए, एक तरफ दिन लिख दीजिए। अब देखिए, पहले छात्र थे 300 और सामग्री कितने दिन की थी, 15 दिन की। अब जो छात्र हैं वह 200 घर चले जा रहे हैं, तो बचे कितने, 100 छात्र। और अब राशन कितने दिन तक चलेगा, मान लेते हैं x दिन तक चलेगा। अब यहाँ पे समझिए, ये जो संबंध है वह कैसा संबंध है, यहाँ पे कैसा अनुपात बनेगा। आप सोचिए कि जब लोग, खाने वाले लोग कम हो जा रहे हैं और सामग्री जो है वह उतनी ही है, तो वो सामग्री कितनी ज्यादा दिन तक चलेगी। तो यहाँ पे जब छात्रों की संख्या घटेगी तो जो दिन है, जो राशन है, वह ज्यादा दिन तक चलेगा। यानी कि यहाँ पे जो अनुपात है वह प्रतिलोम है, मतलब एक राशि जो है वह घट रही है तो दूसरी राशि बढ़ेगी। तो यहाँ से अब हम लोग अगर नियम लगाएं तो ये प्रतिलोम अनुपात होगा, तो इसको लिखेंगे 300 बटे 100 और बराबर, ये किसके होगा। अब देखिए, जब प्रतिलोम अनुपात होता है तो इस तरीके से, ये एक तीर मैंने नीचे लगा दिया और एक तीर का जो मुंह है वह ऊपर की तरफ है, तो जिधर से जा रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे और उसके बाद फिर 15 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300 बटे 100 फिर बराबर x बटे 15। अब इसके बाद तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो ये 100 का गुणा x में हो जाएगा, तो ये हो गया 100x और बराबर 15 गुणे 300। ये हो जाएगा तिर्यक गुणा से। और x बराबर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 15 गुणे 300 बटे 100, और बटे 100 जो होगा उसका 2 शून्य और ये 2 शून्य, ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा कितना, x बराबर बच जाएगा यहाँ पे 15 गुणे 3, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 45। तो इस तरीके से अब जब केवल 100 छात्र बच रहे हैं तो ये 45 दिनों तक राशन जो है वह चलेगा। ठीक है, अगर 45 दिनों तक 200 छात्र नहीं आते हैं तो वो 100 छात्र जो हैं वह 45 दिनों तक पूरा उनका राशन सामग्री चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, बस आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से चीजें करनी होती हैं। बस दो चीजें, एक चीज के घटने पे दूसरी चीज घट रही है या बढ़ रही है ये देखना होता है। अगर एक के घटने पे दूसरी भी घटती तो यहाँ पे अनुकूल अनुपात हो जाता और दोनों तीर जो है वह एक साइड लगता, तो ये 300 बटे 100 और 15 बटे x लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक राशि जब घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है, तो इसलिए प्रतिकूल अनुपात लगा है और इस तरीके से अनुपात को लिखा गया है और उसके बाद जब मान निकाला गया है 45 आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी आसानी से निकाल सकते हो। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48, 14 धन 7x धन x स्क्वायर में x धन 3 से भाग देकर भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमको भाग देना है 14 धन 7x धन x स्क्वायर में x धन 3 का। ठीक है, ये इस तरीके से आप बटे में लिखेंगे तो ये भाग नहीं जाएगा, आप इस तरीके से लिखिए, इस तरीके से भाग दीजिए। और इस तरीके से जब भाग देते हैं तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी घात होती है उसको पहले लिखते हैं, एक्स स्क्वायर धन 7x धन 14, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमको भाग देना है x धन 3 से, तो x धन 3 से जब भाग देना है तो इसका पहला पद देखिए x है, ठीक, और यहाँ पे पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर। तो हम किस चीज से गुणा कर दें कि इसका पहला पद जो है वह एक्स स्क्वायर बन जाए, तो x से अगर गुणा कर देते हैं x में तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इस x का, जब x प्लस 3 का x बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो x का गुणा x में x धन 3 दोनों में होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जब x में गुणा होगा और 3 में गुणा होगा तो 3x।
ठीक है, इसके बाद घटा दीजिए, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 7x में से 3x घटेगा तो 4x बचेगा और धन 14 ऐसे उतर जाएगा। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे x धन 3 है और यहाँ पे 4x है, तो x को हमको 4x बनाना है तो धन 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4x और धन 3 में गुणा होगा 4 का तो हो जाएगा 3 चौक 12। फिर घटा दीजिए तो ये यहाँ पे शेषफल बच गया 2, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये आपका शेषफल आ गया 2। शेषफल का जो मान हो गया वह 2 हो गया और आपका जो भागफल हो गया वह x धन 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों वैल्यूज आपको मिल गई। आपसे भागफल पूछा था x धन 4 हो जाएगा, शेषफल पूछा था 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। 10,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अब 10,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारा मूलधन है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ये है हमारा 10,000। ठीक, अब जो दर है, रेट है, वह 10% है। ठीक, और जो समय है, टाइम है, वह है 2 वर्ष का। ठीक है, 2 वर्ष का। अब एक बार हमको चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हमको कैलकुलेट करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब हम कैलकुलेट करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n लिखिए या t लिखिए और माइनस p। ठीक है, ये चक्रवृद्धि मूलधन आपको मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन देता है, उसमें से अगर आप मूलधन घटा देंगे तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, 10,000 गुणे एक धन, r की वैल्यू है 10 और बटे 100 टू द पावर t और माइनस फिर 10,000। अब इसके बाद सॉल्व करिए, ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये 10 का एक शून्य और ये कट जाएगा तो 1/10 बचेगा। अब 1/10 एक में जुड़ेगा तो 11/10 हो जाएगा। ठीक है, तो 11/10 का स्क्वायर भी है तो गुणा कर लीजिए, 11/10 का गुणा 2 बार हो जाएगा स्क्वायर जब होगा, और फिर माइनस 10,000। ठीक, अब देखिए शून्य से शून्य कटा, शून्य से शून्य कटा। अब 11 के रही हम 121 तो ये हो जाएगा 121 और 2 जीरो, यानी कि इसका मान कितना आ गया? इसका मान जो आ गया वह 12,100 आ गया और घटा देंगे तो ये आपका 12,000 में से 10,000 घट जाएगा तो 2,100 बचेगा, यानी कि 2,100 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब इसके बाद आपसे पूछा साधारण ब्याज का अंतर बताना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आप कब बता पाओगे? जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी पता होगा और साधारण ब्याज भी पता होगा। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है PRT बाई 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय। अब P है आपका 10,000 और गुणे R है 10, समय है 2 और बटे 100, 2 शून्य 2 शून्य काट दीजिए और ये 100 का गुणा 10 में होगा तो 1000 हो जाएगा और 2 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2000। अब 2000 हो गया, अब वो 2000 है और ये 2100 है। तो अब जब हम अंतर लेंगे, जब दोनों ब्याज का हमको अंतर लेना है, अंतर बराबर क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, ये 2100 माइनस 2000, ये वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100 रुपए। 100 रुपए का अंतर आएगा दोनों ही मान में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया, यहाँ पे हमने साधारण ब्याज निकाल लिया, यहाँ पे दोनों का अंतर निकाल लिया और यही हमसे पूछ रहा था। तो वैल्यू जो हमारा अंतर आ जाएगा उसका मान कितना आ जाएगा? 100 रुपए का अंतर आएगा। ठीक है, दोनों ही ब्याजों में। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से एक ही प्रश्न में समझ गए। यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो गई होगी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है, किस तरीके से फॉर्मूला लगता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
यहाँ पे हमारा देखिए प्रश्न क्या 50 क्या कह रहा है कि व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए माइनस वन बाई ए इंटू एक्स माइनस ए का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो अब इसको देखिए एक्स स्क्वायर और फिर ब्रैकेट खोल लीजिए, तो इस x का गुणा इन दोनों पदों में होगा, तो हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस एक्स बाई ए माइनस वन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए x कॉमन आपको दिख रहा है और यहाँ पे अगर हम चाहें तो a कॉमन ले सकते हैं। कैसे? ये देखिए x कॉमन लिया मैंने पहले दोनों पदों में, तो यहाँ बचा x माइनस ए और यहाँ पे a अगर मैं कॉमन लेता हूँ, a नहीं वन बाई ए हम अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा x। देखिए वन बाई ए हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ जो बटे में a था वो बाहर आ गया और यहाँ पे माइनस एक लिखा था, कहीं पे एक लिखा हो तो उसको a बाई ए भी लिख सकते हैं। इस माइनस एक की जगह a बाई ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, a बाई ए लिख दिया हमने और वन बाई ए को हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचा क्या? a बचा, तो वही यहाँ पे हम कर देंगे। तो ये हो गया x माइनस ए। अब देखिए दोनों जगह x माइनस ए है तो x माइनस ए आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ अब देखिए क्या बचा है x और यहाँ पे बचा है माइनस वन बाई ए। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, यही गुणनखंड हो जाएगा। एक ब्रैकेट में x माइनस ए और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वन बाई ए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप समझ गए होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस पद इन दोनों पदों में सोचना था कि क्या कॉमन लेना चाहिए आपको। ठीक है, जब आपको ये x माइनस ए दिख गया तो वहीं से आपको इसके बारे में सोचना चाहिए था कि यहाँ भी क्या x माइनस ए आ सकता है। तो बिल्कुल आ सकता है। इसको देखिए 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 51 है। चित्र में ए बी वृत्त को P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है। चित्र में ए बी क्या है? इस वृत्त की P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है तथा कोण क्यू पी आर जो है वह 80 अंश का है और पी आर क्यू 30 अंश का है। तो कोण आर पी बी इस कोण का मान प्राप्त कीजिए। 2022 में ये प्रश्न आया था और प्रश्न को मैंने सॉल्व कराया था। अब यहाँ पे ये जो चित्र बनाया गया है ये पूरी तरीके से गलत है। और गलत किस तरीके से है? देखिए इसी रेखा PQ पे इन्होंने केंद्र O दिखा दिया है। ठीक, तो जब ये इन्होंने केंद्र O दिखा दिया तो यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि OP जो है वह आपको त्रिज्या दिखेगा और ये परपेंडिकुलर दिखेगा, तो इस हिसाब से तो ये 10 अंश हो जाना चाहिए। ऐसे ही ये घटा के और ये पूरा 90 अंश, इसका मान यहाँ से 10 अंश आना चाहिए। लेकिन ये आप भूल जाओ, अभी आप इसको छोड़ दो। अभी जो सही फिगर है वो समझिए आप और जो सही सोल्यूशन है वो समझिए। अब देखिए एक वृत्त दिया गया है आपको और उसके P बिंदु से जा रही ये एक स्पर्श रेखा है AB। ठीक, ये स्पर्श रेखा है AB और फिर इसके बाद ये आपका केंद्र O है और अब इसके बाद ये QP बिंदु जो है आपका Q बिंदु यहाँ कहीं है, Q बिंदु ये आपका Q बिंदु है और ये P बिंदु तो है ही। Q और P को मिला दीजिए और इसके बाद R बिंदु जो है आपका वो यहाँ कहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये एग्जैक्ट फिगर है। अब ये एग्जैक्ट फिगर है जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, वो जो है केंद्र जो वो यहाँ रहेगा। ठीक है, जो यहाँ नहीं रहेगा, इस वजह से ये फिगर आपका गलत है। और इसका जो मान है वह 30 अंश दिया गया है आपको और इसका जो मान है वह 80 अंश दिया गया है। अब आप इस फिगर को देखिएगा और अब आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका सलूशन आप क्या निकाल पा रहे हैं, कितना अंश मान होगा RP B का, इसका मान हमको निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, एक वृत्त है, वृत्त की एक स्पर्श रेखा AB है और वृत्त की एक जीवा जो है वह PR है
और इस तरीके से आप एक त्रिभुज भी देख पा रहे हैं बनता हुआ। तो यहाँ पे क्या नियम लग सकता है यह आप ध्यान में रखिए, ठीक है। एक नियम तो स्पर्श रेखा का आपने वो देख रखा है, स्पर्श रेखा का, कि स्पर्श रेखा को अगर केंद्र से मिलाया जाए जहां पे टच कर रहा है तो ये 90 अंश का कोण बनता है। तो ये इससे आप कंफ्यूज ना करें इस नियम से, ये नियम मैंने आपको बता रखा प्रमेय, इसीलिए ये तो बहुत ही ब्लंडर इन्होंने आपको फिगर दे दिया है। ये फिगर गलत इन्होंने बनाया और साथ के साथ कंफ्यूजन भी पैदा कर दिया है। तो ये फिगर आप भूल जाइए, जो आपके परीक्षा में पूछा था वह यह फिगर था। अब इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्व कराता हूँ चीजें। देखिए यहाँ पे कोई एक वृत्त है, वृत्त की एक स्पर्श रेखा AB है, वृत्त को यह P बिंदु पे टच कर रहा है। अब जो आपको नियम पता होना चाहिए वह नियम यह पता होना चाहिए कि अगर किसी वृत्त में कोई स्पर्श रेखा AB है और बिंदु जो है स्पर्श बिंदु वह P है और इसी से एक जीवा ये जा रही है PR या जीवा इस तरीके से ये जा रही है। इस जीवा के द्वारा इस जीवा और स्पर्श रेखा के जो कोण बनता है वह इस जीवा जो PR जीवा जो इस स्पर्श बिंदु से होकर के जा रही है वह और इस स्पर्श रेखा के बीच में कौन सा कोण बन रहा है RPB, जो आपसे पूछा है RPB, वह बराबर होता है इसी जीवा PR के द्वारा परिधि पे बने कोण के, यानी कि इस कोण के बराबर होता है, इस कोण के बराबर होता है। यानी कि यह जो कोण RPB है यह बराबर होगा कोण RQP के। RQP के किस नियम से, वह नियम आपको लिखना होता है, वह नियम होता है यह वृत्त में एकांतर कोण है, एकांतर वृत्तखंड के कोण, एकांतर वृत्तखंड के एकांतर वृत्तखंड के कोण आप लिख दीजिएगा, एकांतर वृत्तखंड के कोण, ठीक है। ये नियम आपको प्रमेय लिख देना होगा। यहां से ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, इसमें तीनों जो अंतः कोण होंगे उनका जो योग होगा वह 180 अंश होगा। यानी कि यहां से आप लिख सकते हैं कोण RQP कोण RQP धन कोण जो बाकी दोनों कोण आपको दिए गए हैं QPR धन कोण PRQ, इन तीनों का योग होगा 180 अंश के बराबर। और दो कोण आपको दिए गए हैं, एक कोण नहीं पता है, कोण RQP धन ये P का मान कितना है यहाँ पे 80 अंश, कोण QPR का मान है 80 अंश और इसका मान है 30 अंश, और ये बराबर होना चाहिए 180 अंश के। अब देखिए 110 अंश घट जाएगा, यानी कि कोण RQP की जो मान आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, यहाँ से 70 अंश आ जाएगा। जब इसका मान जो है 70 अंश आ गया तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण RPB का जो मान हो जाएगा वह भी 70 अंश हो जाएगा। इसका जो मान हो गया वह 70 अंश आ गया। तीनों अंतः कोणों का योग ये 180 अंश आना चाहिए, तो ये 70 अंश, तो ये भी 70 अंश, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो मान आ गया वह 70 अंश आ गया। इसको आप आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। यही सेम प्रश्न आपकी परीक्षा में 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है ये, तो इसको आप आसानी से समझ पाए होंगे, उम्मीद है। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी तो कमेंट करके बताइएगा, और आपने पहले क्या सोल्यूशन निकाला था वह कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 52 है, समानुपात के बाह्य पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल
में संबंध बताइए। तो किसी भी समानुपात में आप लिखिएगा जो बाह्य पद होते हैं, जो बाह्य पद होते हैं उनका जो गुणनफल होता है, बाह्य पदों का गुणनफल गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के बराबर। ठीक है, ये गुणनफल के बराबर होता है, ये आप लिख दीजिएगा। और उसके बाद एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे 16:4 समानुपाते 4:1। यहाँ पे आप दिखाएंगे मध्य जो बाह्य पदों का गुणा है वह मध्य पदों के गुणा के बराबर है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि समानुपात के बाह्य पदों और मध्य पदों में के गुणनफल में क्या संबंध होता है। ठीक है, इस तरीके से ये आप लिख दोगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्या 52। यदि 6 साबुन का मूल्य 24 है तो 7 साबुन का मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पे तो एक टेक्निक जो हम शुरू से अपनाते आए हैं, 6 साबुन का मूल्य 24 है तो एक साबुन का मूल्य कितना हो जाएगा 24/6, यानी कि ये हो जाएगा 4 के बराबर। और 7 साबुन का मूल्य कितना हो जाएगा 7 गुणे 4 7 चौक 28। इस तरीके से निकालते आए हम। लेकिन यहाँ पे आप समानुपात पढ़ रहे हैं और समानुपात में भी आपने अनुकूल और प्रतिकूल समानुपात पढ़ा है, तो आप उसी से सॉल्व करिएगा। वो भी उतना ही आसान है जितना आसान आप इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, एक तरफ साबुन लिख दीजिए, एक तरफ मूल्य लिख दीजिए। अब ये आपका हो गया 6 साबुन और मूल्य हो गया 24, और आपसे 7 साबुन का मूल्य पूछ रहा है तो x मान लिया। अब देखिए जब साबुन की संख्या बढ़ेगी तो मूल्य भी बढ़ेगा। ठीक है, हर साबुन के साथ मूल्य बढ़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अनुकूल समानुपात होगा तो 6/7 बराबर हो जाएगा 24/x। और यहाँ से सॉल्व करेंगे, x का मान तिर्यक गुणा कर लीजिए, x गुणे 6 बराबर हो जाएगा 24/7। और यहाँ से निकाल लीजिए x का मान आ जाएगा 24/7/6। 6 से 24 को काटिए, 4 बार में कट गया, 4 7 28। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे 7 साबुन का मूल्य इस तरीके से समानुपात के माध्यम से निकाल लिया। इसी तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, वैसे भी 1 नंबर के प्रश्न है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 54। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 54 क्या कह रहा है। 12 मजदूर एक दीवार 10 दिन में बना सकते हैं, उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। तो एक तरफ आप लिख दीजिए मजदूर और एक तरफ आप लिखिए दिन। ठीक, पहले आपसे क्या कह रहा है कि पहले 12 मजदूर थे 10 दिन लग रहा है, तो 12 मजदूर 10 दिन लग रहा है। और अब आपको निकालना है कि 6 दिन में बनाने के लिए उसी दीवार को, देखिए सेम दीवार बनाना है मतलब काम वही है। ठीक, तो पहले उसी काम के लिए 12 मजदूर लग रहे थे और 10 दिन का समय लग रहा था, तो वो हमने लिख दिया 12 मजदूर और ये हो गया आपका 10 दिन का समय। अब इसके बाद पूछ रहा है कि उसी काम को, उसी दीवार को अगर 6 दिन में बनाना हो तो कितने मजदूर लगेंगे, हमने मान लिया x। अब देखिए जब दिनों की, आप ये समझिए काम वही है, जब दिनों की संख्या घट जा रही है जब दिनों की संख्या घट जा रही है तो मजदूरों की जो संख्या होगी वह हमको बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे हमारा प्रतिलोम समानुपात होगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा x/12। ठीक, इधर से जाएंगे अंश में x को रखेंगे और /12 और बराबर हो जाएगा। जब प्रतिलोम समानुपात होता है तो तीरों का डायरेक्शन जो है वो बदला रहता है, नहीं तो सेम डायरेक्शन में रहते हैं तीर। ये 10/6 हो जाएगा। अब इसके बाद गुणा कर लीजिए, ये 6 गुणे x हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे और ये हो जाएगा 12 गुणे 10। अब इसके बाद x बराबर हो जाएगा 12 गुणे 10 और बटे 6। 6 से काटेंगे 12 को, 2 बार में कट जाएगा और 6 एक बार में कट गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 के। जो x का मान आ गया वह 20 आ गया, यानी कि 20 मजदूर
इसी दीवार को 6 दिन में बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि ये हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। प्रतिकूल समानुपात के माध्यम से आप तुरंत ही इसका उत्तर दे सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने सही किया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 55 है हमारा। 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे। अब देखिए फिर वही बात आ गई यहाँ पे, पिछला जैसे सेम प्रश्न यह है, मजदूर एक तरफ लिखिए और दिनों की संख्या लिख लीजिए, कितने दिन लग रहा है। पहले बोला कि 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं, 10 मजदूर हैं और 2 दिन में काम को कर रहे हैं। अब उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे, तो मान लेते हैं x दिन में करेंगे। अब देखिए मजदूरों की संख्या घट गई, तो अब दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि एक राशि घट रहा है तो दूसरा राशि जो है वह बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में प्रतिकूल समानुपात होता है। जब प्रतिकूल होता है तो तीरों का जो डायरेक्शन है वह बदल जाता है, तो इसको ऊपर की तरफ लगा दीजिए। अब देखिए 10/2 बराबर हो जाएगा x/2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 गुणे x बराबर 10 गुणे 2, और x बराबर हो जाएगा 10 गुणे 2 और बटे 2, और x का मान आ जाएगा 10। यानी कि जब मजदूरों की संख्या 2 हो जाएगी तो दिन की जो संख्या हो जाएगी वह 10 हो जाएगी, यानी कि 10 दिन लगेगा इसी काम को पूरा करने में। ठीक है, तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हो। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56 है। 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकते हैं। बोल रहा है कि 6 मजदूर जो है वह एक कमरे को 7 दिन में बना ले रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद पूछ रहा है, देखिए 6 मजदूर एक कमरे को 7 दिन में बना ले रहे हैं। अब 21 मजदूर अगर हो, उसी कमरे को अगर बनाना हो तो कितने दिन में बना सकेंगे। ठीक है, उसी के जैसा अगर कमरा बनाना हो तो 21 मजदूर कितने दिन में बना लेंगे। मान लेते हैं x दिन में बना लेंगे। अब देखिए अगर मजदूरों की संख्या बढ़ा देंगे तो दिनों की संख्या जो हो जाएगी वह घट जाएगी, यानी कि प्रतिकूल समानुपात होगा। तो यहाँ पे तीरों का डायरेक्शन बदल दीजिए। अब जब इसको लिखेंगे समानुपात को तो लिखेंगे 6/21, 6/21 इसको लिखेंगे तीर के अनुसार, और इसके बाद फिर तीर के अनुसार लिखेंगे बराबर x/7, x/7। अब तीर गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा x गुणे 21 बराबर 6 गुणे 7, फिर x बराबर हो जाएगा 6 गुणे 7 और बटे में 21। अब काट दीजिए 3 से, तो 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 7 से 7 कट जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा, 2 बचा हुआ तो 2 आ जाएगा। यहाँ से दिनों की जो संख्या हो जाएगी वह x का मान आ गया 2, यानी कि 2 दिन में वो मजदूर जो है वह इस पूरे कमरे को तैयार कर देंगे। ठीक है, 21 मजदूर लग रहे हैं तो आपका कम दिन में हो जाएगा, 2 दिन में ही तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 57 है। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब बात किया जा रहा है समय का और किलोमीटर का। एक रेलगाड़ी है जो इतने समय में इतनी दूरी चलती है, तो इतने समय में कितनी दूरी चलेगी, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं समय और दूरी। अब मान लेते हैं आपको कहीं जाना होगा, आप सोचिए कि आपके पास आधा घंटा समय है। ठीक है, आपकी कैपेसिटी तो वही है, आप उतने ही तेज चलोगे। आपको अगर आधा घंटा समय दिया जाए तो आप कितनी दूरी तय करोगे, और मान लेते हैं 2 घंटे समय दिया जाए तो आप ज्यादा दूरी तय तय करोगे। तो उसी अनुसार यहाँ पे 2 घंटे में जब रेलगाड़ी 120 किलोमीटर चल दे रही है 2 घंटे में, तो 5 घंटे में वह रेलगाड़ी कितना चलेगी। मान लेते हैं x चलेगी, लेकिन आपको तो ये पता है ना कि हाँ x जो है वह बड़ा होगा, यानी कि अगर समय बढ़ रहा है
तो दूरी भी बढ़ेगी, यानी कि अनुकूल समानुपात होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2/5 बराबर यहाँ पे लिखा जाएगा 2/5 और बराबर 120/x। ठीक है, अनुकूल समानुपात है, इसलिए जैसे ये लिखा गया वैसे ये लिखा गया, नहीं तो प्रतिकूल होता तो पलट के लिखा जाता। अब इसके बाद गुणा कर लीजिए, तिर्यक गुणा 2 गुणे x हो जाएगा, x का गुणा 2 में और 5 का गुणा 120 में, तो 120 गुणे 5 और x बराबर हो जाएगा 120 गुणे 5 और भागा 2, 2 से काटी है तो ये 6 बार में कट जाएगा, और फिर ये 60 और ये 6 25 30 और 0 300, यानी कि ये दूरी कितनी हो जाएगी, x का मान आ गया 300, यानी कि 5 घंटे में वह दूरी तय करेगी रेलगाड़ी 300 किलोमीटर। वैसे भी 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही थी, तो 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाएगी। बस ये सॉल्व करने का तरीका आपका इसी समानुपात से रहेगा, यह ध्यान रखिएगा। आपके सिलेबस में समानुपात आपको पढ़ाया गया है, तो उसी की मदद से आप सॉल्व करिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 58 यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 58 कह रहा है 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा। ठीक, अब चाय कितनी किलोग्राम है और उसका मूल्य ये हमको देखना है। अब बोला कि 4 किलोग्राम चाय जो है 4 किलोग्राम है, तो उसका मूल्य जो है वह 420 रुपए है, और अगर 12 किलोग्राम होगा तो कितना मूल्य होगा, मान लेते हैं x। अब यहाँ पे सोचिए कि आप कुछ सामान लेने गए किराने की दुकान से, तो जितना ज्यादा आप सामान लेंगे उतना ही ज्यादा आपको, जितना ज्यादा चाय लेंगे चाय की पत्ती, उतना ही ज्यादा आपको दाम चुकाना पड़ेगा। यानी कि अगर चाय का जो भार है वह बढ़ रहा है तो उसका मूल्य भी बढ़ेगा, यानी कि अनुकूल समानुपात है, यानी कि एक राशि के बढ़ने के साथ दूसरी राशि बढ़ रही है तो अनुकूल समानुपात, यानी कि सेम डायरेक्शन में तीर लगाइएगा। तो अब लिखिएगा 4/12 बराबर हो जाएगा 420/x। ठीक, अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, 4 गुणे x बराबर हो जाएगा 420 गुणे 12 और x बराबर हो जाएगा 420 गुणे 12/4। अब 4 से ऊपर नीचे काटेंगे तो ये एक बार में, ये 3 बार में कट जाएगा, और यहाँ से x का मान जो आ जाएगा वह बराबर आ जाएगा 420 गुणे 3, तो 0 में गुणा हुआ 0 और 3 का गुणा 2 में हुआ तो 6 और 4 में गुणा होगा तो 1260 रुपए हो जाएगा 12 किलोग्राम का मूल्य। ठीक है, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया 1260 रुपए, ये लगेंगे 12 किलोग्राम चाय का मूल्य। ठीक है, आप नॉर्मली उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके कोर्स में यही पढ़ाया गया है, और आप इस तरीके से करेंगे तो ये ज्यादा प्रोफेशनल वे हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 69, समानुपात किसे कहते हैं। तो यदि दो अनुपात समान है तो वो समानुपात कहलाते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है आपका 5/10 और 4/8, तो ये समान अनुपात है। कैसे, 5/10 को आप सिंप्लीफाई करोगे, 5 से ऊपर नीचे काट दीजिए 1/2 आएगा, और यहाँ 4/8 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4 से ऊपर नीचे काटेंगे तो ऊपर 1 आएगा नीचे 2 आएगा, 1/2, दोनों का ही मान जो है वह 1/2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही अनुपात बराबर है। उपयुक्त उदाहरण से पता चलता है कि दोनों स्थितियों में परिणाम 1:2 है, अतः दोनों अनुपात समानुपात में है, ये कह सकते हैं। और एक चेक करने का तरीका और भी होता है, अगर इस तरीके से समानुपात में लिखा होता तो हम क्या करते, बाह्य पदों का गुणा करते और अंतः पदों का गुणा करते, मान समान आता तो क्या कह देते कि यह समानुपात में है। ठीक, इस तरीके से समानुपात आप समझ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न का 60, अनुलोम समानुपात को स्पष्ट कीजिए। जब दो राशियां x व y इस प्रकार से संबंधित हो कि x के बढ़ने पे नहीं बढ़ने पर, x के बढ़ने पर दूसरी राशि y में उसी अनुपात में वृद्धि हो, अथवा x के घटने पर y में भी उसी अनुपात में कमी हो,
तो ये राशियां अनुलोम समानुपाती कहलाती हैं। जैसे प्रश्न अभी हमने किया, अब तो आपको ये परिभाषा समझ में ही आ रही होगी। तथा इस तरह के संबंध को अनुलोम समानुपात कहा जाता है। अनुलोम समानुपात को सीधा अनुपात कहते हैं। सीधा अनुपात कहिए या अनुलोम समानुपात कहिए। अनुलोम समानुपात के दोनों राशियों को एक दिशा में इंगित करने वाले तीरों से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इस तरीके से तीर लगाए जाते हैं। ठीक है, ये तो आपने देखा ही प्रश्नों में। तो इस तरीके से आप समझ गए अनुलोम समानुपात। इसके बाद देखिए अगला ही प्रश्न आ गया, प्रतिलोम समानुपात को स्पष्ट करें। तो प्रतिलोम समानुपात को उल्टा समानुपात भी कहा जाता है। इस प्रकार के समानुपात में एक राशि x का मान बढ़ने पर y का मान घटता है तथा y के मान घटने पर x का मान बढ़ता है। प्रतिलोम समानुपात की दोनों राशियों को विपरीत दिशाओं में इंगित करने वाले तीरों से प्रदर्शित करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जैसे हॉस्टल की बात की जा रही थी, छात्रावास की बात की जा रही थी और बच्चों के राशन की बात की जा रही थी। जब बच्चों की संख्या हॉस्टल में घट जा रही थी तो राशन ज्यादा दिनों तक चल रहा था। ऐसे अनुपात को हमने क्या कहा था? प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, तो प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है, अगर दो राशियां हैं x और y और एक का मान बढ़ रहा है तो दूसरे का घट रहा है, या एक का घट रहा है दूसरे का बढ़ रहा है, तो ऐसे राशियों को क्या कहते हैं? ऐसे समानुपात को प्रतिलोम समानुपात कहते हैं। और इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में इनका तीर लगता है। आप समझ गए अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या 62 है। एक छात्रावास में 50 छात्र हुए तो 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ गए तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? अब समझिए, यहाँ पे एक ट्विस्ट और आपके लिए आया। अभी तक पिछला प्रश्न जो आपने देखा था वह देखा था छात्रों की संख्या घट जाए, अब यहाँ पे छात्रों की संख्या बढ़ जा रही है। अब एक तरफ आप लिख लीजिए छात्र और दूसरे तरफ लिख दीजिए कितने दिनों तक इनका जो है वह भोजन सामग्री चलेगा। तो शुरू में एक छात्रावास में 50 छात्र थे और इनके हेतु 40 दिनों का जो है वह भोजन सामग्री यहाँ पे था। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ गए, 30 छात्र और आ गए, तो पहले 50 थे, 30 और आ गए, 30 जोड़ दीजिए तो अब कितने हो गए? 80 छात्र। तो छात्रों की संख्या 80 हो गई। अब बोल रहा है कि भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। मान लेते हैं कि यह x दिनों में समाप्त हो जाएगी। अब देखिए छात्रों की संख्या बढ़ गई तो भोजन सामग्री जो है वो तो खत्म होने वाली चीज है। जितने ज्यादा लोग खाएंगे उतनी जल्दी खत्म होगी। यानी कि अगर छात्रों की संख्या बढ़ेगी तो सामग्री कम दिनों तक चलेगी। यानी कि एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज घट रही है, यानी कि प्रतिलोम समानुपात यहाँ पे हो गया। तो अब इसको लिखिए, तो इसको लिखेंगे 50/80 प्रतिलोम समानुपात है और ये लिखा जाएगा x/40। इस तरीके से अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 80 × x बराबर 40 × 50 और यहाँ से x का मान निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा 40 × 50/80। अब 40 से 80 को काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा और 2 से 50 को काट देंगे तो 25 बार में कट जाएगा और x का मान जो आ जाएगा वह आ जाएगा 25। यानी कि सामग्री, भोजन सामग्री जो है वह 25 दिनों तक चलेगी, 25 दिन में समाप्त हो जाएगी, ये भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से अगर 50 छात्र की जगह 80 छात्र हो जा रहे हैं तो भोजन सामग्री जो है वह हमारी 25 दिनों तक चलेगी। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए। अब ये सारे प्रश्न जो हैं इस क्लास में जो मैंने आपको कराया बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आए होंगे। अब यह क्लास जो है, इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए तुरंत, और अपने दोस्तों में खास 5 मित्रों में आपको तुरंत इस वीडियो को शेयर कर देना है। सभी ग्रुप से जितने आप जुड़े हैं, जितने भी डीएलएड के ग्रुप हैं आपके, उन ग्रुपों में आप शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, कहीं भी आपको ग्रुप हो शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ कैसा लगा यह क्लास आपको कमेंट करके बताइए। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, तुरंत पूछिए।
और जो भी आपके सवाल सुझाव हैं जरूर कमेंट करके बताइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल बेल आइकन रहता है उस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। ठीक, अब इसके साथ साथ आपको सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और ऐप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप से आप सारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। राजन पवन सीरीज का पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, जितना है रिटन नोट्स का पीडीएफ है, वो सारी चीजें। और ये क्लासेस आप वहाँ पे बिना प्रचार के, बिना किसी डिस्टरबेंस के आप वहाँ पे पढ़ाई कर पाओगे। तो बहुत अच्छे ढंग से आपको चीजें वहाँ पे समझ में आएंगी, बहुत फोकस्ड आपकी पढ़ाई होगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करिए। अब हम लोग आगे के प्रश्नों को अगले क्लास में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।